Hello dear students, so I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. So आज के सेशन के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने पढ़ लिया था फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड्स और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैसेस की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होते हैं, फ्लूइड के अंदर हमने लिक्विड गैस वेपर इनके बारे में डिस्कशन किया था। देन हमने नेक्स्ट यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था और अब हम उस पर आगे हमें बढ़ना है। इस सेशन के अंदर हम यहां पर यूनिट्स, डायमेंशंस, कितने टाइप्स की यूनिट सिस्टम्स हैं और फिर हम बेसिक प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है ये हमने डिस्कस कर लिया था। बेसिक प्रॉपर्टी जो फ्लूइड मतलब लिक्विड और गैस दोनों के लिए सेम है, जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, देन उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, देन उसके बाद नेक्स्ट है विस्कोसिटी, नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सो माई सेल्फ और जो हमारा YouTube चैनल पर यहां पर जो टाइमिंग है सीरीज का वो मैं आपको बता दूं, विजय सर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लेके आ रहे हैं फॉर सिविल ब्रांच स्टूडेंट्स एट दी 4 PM और मैं मैकेनिकल दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स लेके आ रहा हूं एट 5:30 PM। क्लियर? और जितना हम पूरा वीक में कवर करेंगे, सैटरडे के दिन उसका डाउट सेशन हम यहां पर डिस्कस करेंगे जितना भी हमने पढ़ लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में तो हमने ये पढ़ा था बच्चों कि जब भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उनको हम पढ़ना चाहते हैं तो हम यूनिट्स और डायमेंशन में उनको एक्सप्रेस करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है जिसके द्वारा हम सेकेंडरी क्वांटिटी, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, एक प्राइमरी क्वांटिटी और एक सेकेंडरी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम सेकेंडरी क्वांटिटी की डिपेंडेंसी समझते हैं कि वो किस प्रकार से प्राइमरी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। प्राइमरी क्वांटिटी हमारी 7 होती हैं, मैंने वो आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, जो प्राइमरी क्वांटिटी है वो मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, करंट है और मोलर कंसंट्रेशन है। सो यहां पर यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या है? ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय अ फ्यू फंडामेंटल क्वांटिटीज और देयर कॉम्बिनेशन। या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड होंगी या उनसे डिराइव होकर बनी होंगी। एंड द यूनिट्स ऑफ सच फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। उनको हम बेस यूनिट बोलते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको बेसिक यूनिट्स कहा जाता है। एंड कॉम्बिनेशन, उनसे मिलकर जो बनी है जो सेकेंडरी क्वांटिटी है उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। द सिस्टम इन विच लेंथ, मास, टाइम आर अडॉप्टेड एज द बेसिक क्वांटिटी and from which the units of other quantity are derived is called the absolute system of units। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम जो बेसिक क्वांटिटी है और जो उनसे मिलकर बनी है डिराइव्ड क्वांटिटी, उनकी यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहां पर हम जो यूनिट्स के हमारे सिस्टम है उनको समझते हैं। यूनिट्स के हमारा जो सिस्टम है वो 3 प्रकार के सिस्टम है बच्चों, बेसिक जो हम पढ़ते हैं। एक है हमारे पास एमके सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा है हमारे पास सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एक है हमारे पास एसआई सिस्टम। एसआई को उल्टा बोलते हैं, यहां पर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई सिस्टम। एमके सिस्टम जो होता है बच्चों, इसमें यहां पर क्या होता है? एमके सिस्टम के अंदर दिस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम मीटर, एम फॉर मीटर, मीटर में हम लेंथ को मीटर से मेजर करेंगे, वहीं पर जो मास है उसको हम किलोग्राम या केजी से एक्सप्रेस करेंगे। जो हमारे पास टाइम है, टाइम के लिए हम सेकंड का यूज करेंगे। मतलब यहां पर यह है मीटर, यह है किलोग्राम और यह है हमारे पास सेकंड, फॉर लेंथ, फॉर मास, फॉर टाइम। क्लियर? सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम हमारे पास वह सिस्टम है जिसके अंदर हम लेंथ के लिए सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे और वहीं पर मास के लिए हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे और वहीं पर हम टाइम के लिए उसको सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। तो मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। एमके सिस्टम बड़ी जो क्वांटिटीज होती हैं, जहां बड़ा मैग्नीट्यूड है, उनको एक्सप्रेस करने में एमकेस यूज करते हैं और जहां छोटी मैग्नीट्यूड्स हैं, छोटी यूनिट्स हैं, उनके लिए हम सीजीएस सिस्टम का यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा सिस्टम है वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें हम लेंथ के लिए तो मास मीटर लेते हैं, वहीं पर मास के लिए हम क्या लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं, और टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, सेकंड लेते हैं। वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके लिए हम एम्पेयर यूज करते हैं यूनिट, टेम्परेचर होता है उसके लिए केल्विन यूज करते हैं, सिंबॉलिक के। वहीं पर मास क्वांटिटी के लिए यानी मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम मोल में एक्सप्रेस करते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसके लिए हम कैंडेला की यूनिट यूज करते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो इन्हीं सब क्वांटिटी से मिलकर बनती है। अब सबसे पहले बात आती है कि सर जैसा यहां का है, ठीक है, ऐसा सिस्टम है और एमके से दोनों तो लगभग एक जैसी है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूं, समझना। डिफरेंस बिटवीन एमकेएस एंड एसआई सिस्टम, इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो एमकेएस सिस्टम है वो मास को फंडामेंटल मानती है, मास को फंडामेंटल मानती है, क्लियर है। और वहीं पर जो एसआई सिस्टम है वो मास को तो फंडामेंटल मानती है, साथ में जो फोर्स होता है, जो फोर्स है उसको भी वो एक फंडामेंटल यूनिट मानती है। वहीं पर फोर्स को वो एक बेसिक यूनिट नहीं मानती, फोर्स को ये डिराइव्ड यूनिट मानती है, क्लियर। डिराइव तो दोनों में है, बट इनके अकॉर्डिंग मास ही फंडामेंटल है, फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इनके अकॉर्डिंग मास और फोर्स दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इससे क्या होता है, जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, तो जब हम इसकी यूनिट लिखने जाते हैं तो यहां पर हम यूनिट कैसे लिखेंगे, मास के लिए केजी और एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट है वो हमारे पास एमके सिस्टम में बच्चों क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं पर जब हम यहां पर बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास जो हमारे पास है उसके लिए तो हम यहां पे केजी लेंगे, इसके लिए मीटर पर सेकंड लेंगे, और इसको हम यहां पर 1 न्यूटन भी बोलते हैं, क्लियर है यहां तक। तो फोर्स की अपनी एक यूनिट इन्होंने बना रखी, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। मतलब एमकेएस के अंदर न्यूटन डिफाइंड नहीं है, बट एसआई सिस्टम में न्यूटन डिफाइंड है, क्लियर है यहां तक। ये इसमें आपको समझना है। जैसे अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी यूनिट क्या होगी, केजी पर क्यूबिक मीटर। ये एमकेएस में भी यही होगी और एसआई के अंदर भी यही होगी, ठीक है। अगर हम यहां पर एसआई सिस्टम की बात करें, ये एमकेएस हो गया, एसआई सिस्टम की बात करें तो वहां पर भी इसकी केजी पर क्यूबिक मीटर होगी। अभी डेंसिटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वहीं पर अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो वो इसमें ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स के लिए एसआई सिस्टम में यूनिट है न्यूटन। कितनी यूनिट है, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। और वहीं पर अगर हम एमकेएस में बात करें तो एमकेएस में जो यूनिट होगी बच्चों वो होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर है। वहीं पर अगर हम सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में क्या बनेगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही सीजीएस सिस्टम क्या बोलता है, डाइन बोलता है। डायन नहीं, डायन अलग चीज होती है, डाइन, क्लियर है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी है, एमकेएस में है, उसी चीज को न्यूटन बोलते हैं एसआई में, और 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को डाइन बोलते हैं सीजीएस के अंदर। प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर कितना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट एसआई के अंदर इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पास्कल। अब जब हम सीजीएस सिस्टम में जाएंगे तो न्यूटन को तो वो क्या मानता है, डाइन मानता है, तो वहां पे हो जाएगी इसकी यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन की जगह वो क्या लेता है, डाइन लेता है। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन यहां पर एमकेएस के अंदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा। एमकेएस के अंदर बच्चों क्या होगा, न्यूटन कितना हो जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर स्क्वायर, ये एमकेएस में यूनिट होगी। वहीं पर अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन यूनिट है वो यहां पर न्यूटन मीटर नहीं होगी, यहां पर क्या होगी, केजी अपॉन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में मीटर, क्लियर। ये वर्क डन की यूनिट किसमें होगी, एमकेएस में। वहीं पर जब हम एसआई में जाएंगे तो वो हो जाएगी 1 न्यूटन मीटर, जिसको 1 जूल कहा जाता है,
क्लियर है। और वहीं पर यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर हो जाएगी 1 डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि ये फोर्स के लिए यूनिट लेता है डाइन। अब अगर हम पावर की बात करेंगे तो पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड। तो यहां पर पावर की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो फोर्स की होगी, इनटू मीटर, ये हो गई हमारे पास लेंथ की, अपॉन में एक और आ जाएगा सेकंड, क्योंकि एनर्जी, जो एनर्जी पर सेकंड है वही हमारे पास पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये हो गया पूरी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर एनर्जी अपॉन सेकंड, तो वो हो जाएगी हमारे पास किसकी, पावर की यूनिट एमकेएस में। बट उसी को अगर हम जब सीजीएस में करेंगे तो हम इतने पूरे टर्म को क्या बोल सकते हैं, वहां पर जूल बोल सकते हैं, तो 1 जूल पर सेकंड हमारी एसआई में हो जाएगी। और इसी को जब मैं वहां एक्सप्रेस करने जाऊंगा तो वो हो जाएगी 1 डाइन सेंटीमीटर, ये तो एनर्जी की हो गई, अपॉन में सेकंड लगा दूंगा तो ये हमारे पास पावर की यूनिट हो जाएगी सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो ये मेनली डिफरेंस है एसआई और एमकेएस में। एसआई के पास फोर्स की अपनी यूनिट है, बट एमकेएस फोर्स की यूनिट को न्यूटन नहीं मानता है, वो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूनिट मानता है, किसकी, फोर्स की यूनिट। क्लियर है। चलो, तो अब यहां पर हमें प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है। प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज आपको बताना चाहता हूं, बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे आप लोग मुझे ये बताइए, आपको उसके पहले समझने से पहले समझना पड़ेगा मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास वर्सेस वेट। देखिए मास में आप समझना जैसे मास, साइंटिस्टों ने मास टर्मिनोलॉजी क्यों डेवलप करी, मास होता क्या है। जनरली अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मास, तो आप बोलोगे सर 1 केजी मास होता है। मास 1 केजी नहीं होता, मास को हम टेक्निकली साइंटिफिकली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो होता क्या है, आप ये समझना कि जो भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में बना हुआ है, एग्जिस्ट करता है, वो हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मैटर, या हम ये बोल सकते हैं वो किसी ना किसी एटम और मॉलिक्यूल, या हम बोल सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे अगर हम एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग की जो ब्लॉक्स हैं, बेसिक यूनिट है बिल्डिंग की, वो ब्रिक्स होती हैं। तो एक बिल्डिंग ब्रिक्स से मिलकर बनती है। एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या है, किसी बिल्डिंग की बेसिक ब्लॉक की यूनिट क्या है, ब्रिक्स है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी है, वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस यूनिवर्स में है, जो एग्जिस्ट करता है, वो कुछ नंबर ऑफ, सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। क्लियर है यहां तक। अब जैसे हमने ऐसा बना रखा है कि अगर 1 डजन हमने बोला तो 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। ये आपको पता है। 1 डजन बुक मतलब 12 बुक्स, 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना। ऐसे ही साइंटिस्टों ने क्या कर रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत अरबों खरबों होते हैं। इसके बारे में एवोगाड्रा ने बताया था कि 1 एवोगाड्रा नंबर जो होता है वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है। तो इसका तो ये मतलब है कि 1 एवोगाड्रा, और 1 एवोगाड्रा नंबर किसके बराबर होता है बच्चों, 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है। और वही एटॉमिक मास के बराबर होता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एक जो मोल है, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन आयन की बात करूं, तो क्लोरीन आयन का जो 1 मोल है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 35.5 ग्राम। तो इसमें कितने एटम्स आएंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल या आयंस, इतने आयन होंगे। अगर हम 35.5 ग्राम क्लोरीन लें तो उसमें हमें इतने आयंस देखने को मिलेंगे क्लोरीन के। तो कहने का मतलब यह है कि यानी हमने ग्राम, यानी हमने मास एक ऐसी यूनिट हमने बना रखी है, एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी बना रखी है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बना रखी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। मतलब मास का सिंपल सा मतलब है, मास इज नथिंग बट इट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल और आयंस कंटेन्ड इन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। आ गई बात समझ में। वहीं पर अगर हम वेट की बात करें,
तो अगर सपोज मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अब आप जानते हैं अर्थ जो है वो अपने सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो अगर कोई भी हेवनली बॉडीज जिसका मास है, मैसिव ऑब्जेक्ट, अगर अर्थ के एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस रेंज में है, उस इन्फ्लुएंस रेंज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। जहां से अर्थ पे, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स कोई भी बॉडी एक्सपीरियंस कर सकती है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है तो उस पर वो फोर्स नेग्लिजिबल होगा। बट अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पर्टिकुलर m मास है, तो अर्थ अपने मास के द्वारा, दोनों का मास है और उस मास के कारण एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी। अब ये बॉडी अर्थ पर लगाएगी और अर्थ भी उस पर लगाएगी। अब ये बॉडी जो अर्थ पे लगाएगी वो कम होगा, बट ये यहां पर इसके सेंटर से अर्थ जो इसकी तरफ एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ के द्वारा लगाया गया, जो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेट। मतलब बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, जो बाहर होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो धरती उसके तरफ लगा रही है। मतलब अगर हमारे पास बॉडी है, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, तो उसका मास होगा क्योंकि पार्टिकल से मिलकर वो बनी है, बट उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। और वो अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाए तो उसका मास होगा और उसका वेट भी होगा, ठीक है। और हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो वेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है मास का, मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स तो यही होता है, तो ये हो गया। और जब हम ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं तो जो एक्सीलरेशन होगी वो होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वेट का जो हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों वो कितना हो गया? m इंटू जी। और वहीं पर g की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? इतना क्लियर है? मतलब व्हाट इज वेट? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या है? mg। व्हाट इज मास? मास इज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हम इसका मतलब यह बोल सकते हैं कि जब हम यहां पर मास की बात कर रहे हैं, समझना ध्यान से, मास वर्सेस वेट, तो जब हम मास की बात कर रहे हैं तो मास जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट धरती पर हो, चाहे वो जुपिटर पे हो, चाहे वो प्लूटो पे हो, वो इस यूनिवर्स में कहीं भी हो, मास कभी चेंज नहीं होता। और जहां से किसी बॉडी का, जहां से टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है, ऐसे इमेजिनरी पॉइंट को किसी भी बॉडी के ऐसे इमेजिनरी पॉइंट जहां से उसका टोटल मास पास हो रहा है, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मास। वहीं पर वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों, वेट वेरिएबल होगा। क्योंकि अगर सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट धरती पर है तो उसका वेट होगा, छोटी मोटी डिस्टेंस की बात करेंगे तो कांस्टेंट, क्योंकि जी में चेंज नहीं आएगा, जी 9.81 रहेगा। पर अगर हम धरती के अंदर चले जाएं, धरती से दूर निकल जाएं, या हम धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चले जाएं, तो वेट तो 0 हो जाएगा। अगर हम मून पे चले जाएं तो मून पे जो वजन होगा वो उसका जी के अकॉर्डिंग होगा। अर्थ का जो जी है वो कितना है? 9.81। जो मून पर जी है वो अर्थ के जी का 1/6 होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन जो होगा, वेट जो होगा, जो अर्थ पे है, वही चीज अगर मून पे ले जाएं तो उसका जस्ट वेट 1/6 हो जाएगा। मतलब वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी, फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। अगली बात समझ में? तो वेट 0 भी हो सकता है। और कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ऐसा कोई एक इमेजिनरी पॉइंट जहां से टोटल उसका वेट एक्सर्ट होगा, पास होगा, ऐसा जो इमेजिनरी पॉइंट होगा किसी बॉडी का, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्योंकि वेट एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जिस इमेजिनरी बिंदु से वेट पास हो रहा है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे, गुरुत्व केंद्र। और जहां से मास पास हो रहा है उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के लिए दोनों एक हो भी सकते, नहीं भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का हमारे पास एक ग्रेविटेशनल फील्ड है।
एग्जाम्पल समझना, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इसका यहां से सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है और यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। दोनों सेम है, क्योंकि जहां मास है वहीं पर ग्रेविटी लग रही होगी पूरी की पूरी। पर अगर सपोज मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया, तो अब ऑब्जेक्ट ऐसा हो गया तो सेंटर ऑफ मास तो अभी भी बीच में ही होगा जहां था पहले, वो अपनी पोजीशन कभी शिफ्ट नहीं करेगा। बट अगर समझें तो बच्चों ग्रेविटी तो खाली इतने इतने में लग पाएगी ना, क्योंकि उतना हिस्सा तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर हो गया, तो इतने में ग्रेविटी लग पाएगी। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो अब थोड़ी नीचे हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो अब नीचे हो जाएगी, मतलब शिफ्ट हो गई। और अगर बच्चों मान लो कि यही सेम ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास तो डिफाइंड होगा, बट अब इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के रेंज में है तो COM और COG लगभग कॉइंसाइड करेंगे, थोड़ा बाहर गया तो चेंज होगा और पूरा बाहर चला गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो आई होप आपको मास और वेट में समझ में आ गया। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, मास के रिस्पेक्ट में और वेट के रिस्पेक्ट में, अगर मास और वेट के रिस्पेक्ट में हम बात करें, मैं यूनिट वाइज बात कर रहा हूं। अगर मैं मास की यूनिट देखूंगा तो मास की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है MK सिस्टम में क्या होगी? kg। वहीं पर अगर SI सिस्टम है हमारे पास तो क्या होगी? kg। और वहीं पर हमारे पास CGS सिस्टम है तो क्या होगा? ग्राम। अगर हम वेट की बात करें तो वेट को बच्चों हम ग्रेविमेट्रिक मास भी बोल सकते हैं, क्योंकि मास तो है, ये है क्या चीज? ये है तो मास ही, बट कैसा है? जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है। तो वेट को ग्रेविमेट्रिक मास भी बोल सकते हैं, इसमें ग्रेविटेशनल यूनिट लगेंगी। तो अगर यहां पर हम बात करें तो SI सिस्टम के अंदर, MK सिस्टम के अंदर और CGS के अंदर, अगर हम MKS के अंदर बात करें तो ये क्या है? जो आपका वेट है ये एक प्रकार से फोर्स है, फोर्स की यूनिट यहां पर कितनी है? M × G है। तो MKS में यूनिट क्या होगी? मास की हो जाएगी kg और G की यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? पर वहीं पर हम जानते हैं SI सिस्टम इसी पूरी चीज को क्या बोलता है? न्यूटन बोलता है, तो ये न्यूटन हो जाएगी इसकी यूनिट। और वहीं पर जो CGS सिस्टम है वह इसी चीज को डाइन बोलता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1 डाइन, और यहां पर क्या हो जाएगी? 1 न्यूटन इसकी यूनिट हो जाएगी। इतना क्लियर है यहां तक? ठीक है। दूसरी चीज यहां पर यह समझना, वेट की एक और यूनिट होती है, वेट की एक और यूनिट जो हम यूज करते हैं वो करते हैं 1 kgf पर 1 किलोग्राम फोर्स। एक यूनिट होती है वेट की, 1 kgf, ये फोर्स की यूनिट है एक्चुअल में, 1 kgf। अब बात आता है ये 1 kgf क्या है उसको समझते हैं। तो बच्चों व्हाट इज 1 kgf? व्हाट इज 1 kgf? इसको समझते हैं। तो kgf का मतलब जो होता है बच्चों, kgf को हम बोलते हैं 1 किलोग्राम का फोर्स, 1 किलोग्राम का फोर्स या 1 किलोग्राम पे फोर्स। ठीक, जैसे सपोज मान लो, इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी भी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर हैं और इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के हम एकदम टॉप स्टोरी पे खड़े हैं, ठीक है, और अगर हम इस पर एक टॉप स्टोरी पे खड़े हैं और यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे इंटेंशनली फेंकना नहीं है। यहां पर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, उसको फ्री फॉल कराना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब हम क्या कराएंगे? बॉडी को फ्री फॉल कराएंगे, इसे पकड़ के छोड़ देंगे। अब जब फ्री फॉल कराएंगे और मान लो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg है। कितना है बच्चों मास? 1 kg। तो जब ये धीरे धीरे अर्थ के सेंटर, ये मान लो अर्थ है, तो धीरे धीरे जब वो अर्थ के सेंटर की तरफ आएगी तो आप जानते हो अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। और अब इस कंडीशन में जब वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है और उसका मास 1 kg है, तो अर्थ उस पर जो फोर्स लगाएगी उसको हम बोलते हैं 1 किलोग्राम, 1 kgf, 1 किलोग्राम का फोर्स या 1 किलोग्राम पर फोर्स।
और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 kgf बराबर, ये एक्चुअल में वेट की यूनिट है, ये फोर्स की 1 kgf है कौन 1 kgf सर, ये तो वेट की यूनिट हो गई। 1 वेट भी क्या है, फोर्स ही तो है, यानी हम बोल सकते हैं 1 kgf फोर्स की कौन सी यूनिट है, फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। जब भी फोर्स ग्रेविटी वाला फोर्स लगेगा, ग्रेविटी वाला फोर्स कौन होता है, वेट, मतलब 1 kgf एक्चुअल में वेट की यूनिट है। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इंटू जी, मास कितना हो गया 1 kg और g कितना हो गया 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 9.81 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, यानी 1 kgf जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 9.81 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 kgf जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 और इस पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, मतलब 1 kgf 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, जनरली लोग ऐसे करते हैं, जैसे हम बोलते हैं 1 kg बराबर कितने न्यूटन होता है, 1 kg बराबर कितने न्यूटन होता है, तो लोग फट से बोलते हैं 1 kg बराबर 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। और वो क्या समझते हैं, ये कौन है, ये मास वाला आदमी है। तो 1 kg कितने 9.81 न्यूटन के बराबर, कितने न्यूटन के बराबर होगा 9. ये एकदम बहुत बड़ा ब्लंडर है, जनरल यूज में लोग ऐसे समझते हैं 1 kg कितना है, बोले 9.81 न्यूटन है। क्यों है, कैसे, एकदम गलत है, ब्लंडर है। क्यों गलत है सर, अरे गलत इसलिए है, 1 kg समझ क्या रहे हो, मास, मास, और यहां क्या बोल रहे हो न्यूटन। मुझे बताओ मास कब से फोर्स के बराबर होने लग गया, क्या मास फोर्स के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये एक्चुअल में 1 kg नहीं है। जब हम बोलते हैं 1 kg 9.81, जब हम बोलते हैं कि 1 kg जो है वो 9.81 न्यूटन के बराबर है, तो हम 1 kg नहीं, हमारा मतलब है 1 kgf। और 1 kgf किसकी यूनिट है, मास की यूनिट नहीं है, वो वेट की ही यूनिट है। हाँ, वेट एक फोर्स है, हाँ फोर्स न्यूटन के बराबर हो सकता है, केजी कभी भी न्यूटन के बराबर नहीं हो सकता। सो आज के बाद ध्यान रखना, 1 kg 9.81 यूनिट नहीं, न्यूटन नहीं होगा, 1 kgf 9.81 न्यूटन होगा। और 1 kgf क्या होता है, जब भी 1 kg की बॉडी को हम फ्री फॉल कराएं, तो जब वो फ्री फॉलिंग कंडीशन में होगी तो अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रही है उसको हम बोलेंगे 1 kg का फोर्स। क्लियर है यहां तक, तो ये हमने यूनिट्स सारी चीजें यहां पे पढ़ ली, 1 kgf कितना होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। धीरे धीरे और भी हम यूनिट सीखते जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं, क्योंकि हम आगे जब बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला की काफी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी क्वांटिटी भी बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटी, एक तो मास है, मास के बाद लेंथ है, लेंथ के बाद टाइम है, टाइम के बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर के बाद मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन के बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, और इसके बाद हमारे पास करंट है। तो ये जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने मान रखा है वो है, मास के लिए हमने सिंबल ले रखा है कैपिटल M, लेंथ के लिए हमने ले रखा है L, टाइम के लिए ले रखा है T, टेम्परेचर के लिए ले रखा है केल्विन K, जो उसकी यूनिट है उसका पहला लेटर, मोलर कंसंट्रेशन के लिए हमने मोल ले रखा है MOL डॉट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हमने CD, कैंडेला जो कि उसकी यूनिट है उसका CD हमने ले रखा है, और करंट के लिए हमने यहां पर यूज कर रखा है एम्पेयर। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, आई से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और करंट के लिए हमने डायमेंशनल सिंबल ले रखा है A। बाकी जो भी अदर हमारे पास यूनिट है, जैसे हमारे पास अदर यूनिट जो है वो कौन सी हो जाएगी, अदर यूनिट है हमारे पास सेकेंडरी या डिराइव्ड यूनिट, तो उनके लिए हमारे पास क्या क्या सिंबल है। तो जैसे हमारे पास एक इसमें आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का आप याद रखना। एक हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का आप याद रखना। एक आ जाएगा हमारे पास फोर्स, फोर्स का याद रखना। और इसमें एक और हमारे पास आ जाएगा प्रेशर,
ठीक है, प्रेशर, और प्रेशर के बाद एक हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेस, ठीक है, एक हमारे पास आ जाएगा वर्क या फिर एनर्जी। तो अगर आप इतने भी मेनली याद कर लेते हैं तो भी आप सारे डायमेंशनल सिंबल बना लेंगे। वेलोसिटी के साथ आप एरिया का भी याद रखें और एक आप इसमें याद रखें वॉल्यूम का। इतने अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद होंगे तो आप बाकी सारे बना सकते हैं। इनके समझ में आ गए आपको। अब हम बात करते हैं एरिया के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो एरिया के लिए हम लेंगे एल स्क्वायर। वेलोसिटी कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के लिए होगा एल, टाइम के लिए होगा टी माइनस 1। एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन कितना होता है हमारे पास, वेलोसिटी के अपॉन में टाइम, वेलोसिटी कितना एल टी माइनस 1 अपॉन टाइम, तो उसका डायमेंशनल सिंबल या फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 2। वहीं पर हम बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, लेंथ इंटू बिट इंटू हाइट, तीनों के लिए क्या होगा एल, तो वो हो जाएगा एल क्यूब, मतलब एरिया का एल स्क्वायर, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एक्सीलरेशन एल टी माइनस 2, वॉल्यूम का एल क्यूब। अगर फोर्स है तो फोर्स का कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास के लिए हमारे पास है m और एक्सीलरेशन के लिए है एल टी माइनस 1, तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस 1। और अगर वेट का पूछेंगे तो वेट भी एक फोर्स ही है, उसका भी एम एल टी माइनस 1 होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर। प्रेशर हमारे पास कितना होता है, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कितना है, एम एल टी माइनस 1 अपॉन एल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे, तो वहां पर जब इसमें एल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ये यहां पर एल टी माइनस 2 आएगा, जो कि एक्सीलरेशन का कितना है एल टी माइनस 2, तो फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस 2 ना कि एम एल टी माइनस 1, और प्रेशर का हो गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस भी बच्चों फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो उसका भी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगा। अगर हम वर्क या एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क, ठीक, यहां पर वर्क और एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क या कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, प्रेशर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का कितना है एम एल टी माइनस 2, और यहां पर कितना एक और डिस्टेंस है, तो यहां पर ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। क्लियर। तो ये हमारे पास अलग अलग यूनिट्स या डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए सेकेंडरी क्वांटिटी की, इतना आप ध्यान रखें। एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, एक्सीलरेशन एल टी माइनस 2, अगर प्रेशर है तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, स्ट्रेस का भी वही, और वर्क और एनर्जी हो तो एम एल टू टी माइनस 2। तो ये हो गया हमारे पास अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिया, मास और वेट में क्या डिफरेंस है, 1 kgf क्या होता है और 1 किलोग्राम क्या होता है, कौन सी किसकी यूनिट है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारी सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी, जो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज है वो है डेंसिटी, उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंटिन्यूअस फ्लूइड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड। ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लूइड के मोशन पे डिपेंड नहीं करती, ऐसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टी वो है डेंसिटी। डेंसिटी को हम बोलते हैं घनत्व। ठीक, डेंसिटी का हमारे पास जो सिंबल होता है, डेंसिटी का सिंबल समझना, डेंसिटी का सिंबल होता है बच्चों रो। क्या होता है, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रो। इसका सिंबल है, ये वाला सिंबल है ग्रीक लेटर रो। डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास जो भी फ्लूइड है उसका यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास कंटेंट है। अगर हमारे पास कोई भी मान लो एक फ्लूइड है किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, और उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है, तो अगर मैं उसका 1 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लेता हूं या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लेता हूं, तो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना उसका मास आ रहा है केजी में, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। मतलब डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, रेशो ऑफ मास टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। मास और वॉल्यूम का रेशो को हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी। हिंदी में बोलेंगे घनत्व। सिंबल क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। यानी डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज द रेशो ऑफ द मास ऑफ द फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का रेशो। क्लियर है। इसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम भी बोल सकते हैं और उसी को हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी के और क्या क्या नाम हो जाएंगे, डेंसिटी का एक नाम तो आपको बता दिया, मास डेंसिटी हो जाता है, मास डेंसिटी। और इसका एक और नाम हो जाता है बच्चों यूनिट मास। तो डेंसिटी के हमारे पास टोटल
हमारे पास डेंसिटी के कितने नाम हो गए, डेंसिटी बोले या मास डेंसिटी बोले या यूनिट मास बोले, एक ही चीज, सिंबल बोलेंगे रो, मतलब क्या है, एक क्यूबिक मीटर के वॉल्यूम में कितना मास कंटेंट है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आ पा रहा है, उसको हम बोलेंगे डेंसिटी। क्लियर है यहां तक? अब डेंसिटी का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला बोले, डेंसिटी बच्चों क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाएगा, अगर मास के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m होता है मास के लिए, और वॉल्यूम के लिए कितना होता है, l की पावर 3, तो ये हो जाएगा ml-3 डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर हम यहां पर यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, डेंसिटी की यूनिट की बात करें, तो यूनिट के लिए हमारे पास सिस्टम क्या है, यूनिट के लिए हमारे पास एमके सिस्टम है, यूनिट के लिए हमारे पास एसआई सिस्टम है, यूनिट के लिए हमारे पास सीजीएस सिस्टम है। अगर हम एमकेएस की बात करें तो इसमें यूनिट क्या बनेगी, केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर हम सीजीएस की बात करें तो बच्चों क्या बनेगा, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई के लिए भी कितनी हो जाएगी, केजी पर क्यूबिक मीटर, ये होगी हमारे पास यूनिट। एसआई और एमकेएस दोनों में इसकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। सो डेंसिटी ऑफ, अब कुछ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होते हैं इनकी डेंसिटी हमें याद रखनी, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ एयर जो होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब 1 atm स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इसको एसटीपी भी बोलते हैं। तो 1 atm प्रेशर और 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.24 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, किसकी, एयर की। दूसरा, अगर हम वाटर की डेंसिटी की बात करें तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? अब यहां पर डेंसिटी में कैसा वेरिएशन आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले यहां पे डेंसिटी की आप वैल्यूज समझ लें, जो वैल्यूज अभी मैंने आपको बताई हैं। अगर 1 atm प्रेशर है और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो जो एयर की डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 1.24 kg पर क्यूबिक मीटर। क्लियर है यहां तक? वहीं पर हमारे पास जो वाटर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 atm प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो, एसटीपी कंडीशन हो, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बोलते हैं, तो वो होती है 998 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक, जनरली हम इसको 1000 बोल सकते हैं, पर अगर हमें कुछ नहीं दिया है, कुछ कंडीशन हमें मेंशन नहीं है, तो हम वाटर की डेंसिटी को कितना मानेंगे, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर मानेंगे इन जनरल, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एसटीपी कंडीशन है, तो 998 होती है और एयर की होती है 1.24। अब वेरिएशन कितना आता है, डेंसिटी चेंज होती है लिक्विड की, गैस की, वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। एक यहां पर चीज ये भी समझना, अगर जरा सा हम यूनिट कन्वर्जन सीखें, यूनिट कन्वर्जन समझते हैं, समझना यूनिट कन्वर्जन, अगर यूनिट कन्वर्जन हम सीखें और हमारे पास यूनिट है एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट, दोनों सेम है डेंसिटी के लिए, और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो हमने यहां पर क्या सीखा, एमकेएस की यूनिट क्या है, 1 kg पर क्यूबिक मीटर। अब अगर उसको मैं ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा, ये 1 kg बराबर यहां पर 1000 ग्राम आ जाएगा, राइट। और अगर मैं 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 की पावर कितनी है यहां पर 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 10 की पावर -3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 kg पर क्यूबिक मीटर। यानी क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डेंसिटी की सीजीएस यूनिट है, यानी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो सीजीएस यूनिट है, इसको इधर भेजूंगा तो 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 की पावर 3 kg पर क्यूबिक मीटर। मतलब कि अगर मैं डेंसिटी का एमकेएस या एसआई का सीजीएस में कन्वर्जन करूं या सीजीएस का एमकेएस या एसआई में कन्वर्ट करूं, तो रिलेशन यह बनता है कि 1000 kg पर क्यूबिक मीटर 1 ग्राम पर सीसी के बराबर होगा। इतना समझ में आया? अब बात समझना, अब ये अकस्मात है, ये भगवान का देन है, अकस्मात ऐसा है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर निकली। ये यूनिट कन्वर्जन है, इसका वाटर से लेना देना नहीं है।
1000 kg पर क्यूबिक मीटर 1 ग्राम पर सीसी के बराबर होगा। ये हमने यूनिट कन्वर्जन सीखा है, पर वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है। तो जो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर है वो कितने के बराबर है? 1 ग्राम पर सीसी। तो अगर वाटर की डेंसिटी को मैं ग्राम पर सीसी में लिखूं तो वो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ये ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन देखें तो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर 1 ग्राम पर सीसी के बराबर है। ये अलग बात है, इसका इससे कोई संबंध नहीं। अगली बात, वाटर की जो डेंसिटी है एसआई में पूछेंगे या एमकेएस में पूछेंगे तो वो होगी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और अगर सीजीएस में पूछी जाएगी वाटर की डेंसिटी तो वो होगी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। किसमें? सीजीएस सिस्टम के अंदर। इतना आपको समझ में आए? चलो अगला यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो वाटर होता है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर हमें देखने को मिलती है? वाटर की मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होती है? इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, ऐसा कई बार क्वेश्चन भी आता है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। तो आप ध्यान रखना, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी बच्चों मिलती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। अब ऐसा होता क्यों है? वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों होती है? तो उसके लिए हमें डेंसिटी के वेरिएशन को समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले हम डेंसिटी के वेरिएशन को समझते हैं। अगर कोई भी हमारे पास फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड जो डेंसिटी है किसी भी फ्लूइड की, ये उसके टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब जो डेंसिटी है वो बच्चों किसका फंक्शन है? टेम्परेचर और प्रेशर का। टेम्परेचर प्रेशर के द्वारा फ्लूइड की डेंसिटी में चेंजेस आ सकते हैं, बहुत कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, अब इस बारे में हम यहां पर समझेंगे थोड़ा सा। तो डेंसिटी किसका फंक्शन हो गया? टेम्परेचर का। बट अब बात आती है कि सर कैसे वेरी करेगा, कैसे वेरिएशन आता है? लिक्विड में आएगा या नहीं आएगा सर, और गैसेस में आएगा या नहीं आएगा? ठीक, उसके बाद हम वाटर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बात करूंगा लिक्विड के बारे में। ठीक है, अगर मैं यहां पर पहले बात करूंगा बच्चों लिक्विड के बारे में, तो जब मैं लिक्विड के बारे में बात कर रहा हूं तो कुछ कंडीशन लेना, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर एग्जांपल ये है, हम बात करते हैं वाटर की। अब इसमें 2 कंडीशन हम लगा रहे हैं। अगर सपोज मान लीजिए हम वाटर की बात करें और इसमें हम यहां पर जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम 20 डिग्री सेल्सियस रखें, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखें, मतलब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, और अगर प्रेशर जो है वो 1 atm हो, तो जो डेंसिटी होती है वाटर की वो कितनी होती? अभी हमने पढ़ा वो होती है 998 kg पर क्यूबिक मीटर। वहीं पर बच्चों अगर मैं प्रेशर को बढ़ाकर 1000 atm कर दूं, कितना कर दूं? 1000 atm, 1000 हाथियों का प्रेशर लगा दूं वाटर के ऊपर, तो ऑब्वियस ही बात है आपको लगता होगा उसकी जो डेंसिटी है, क्योंकि पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, पार्टिकल पास पास आएंगे, तो अब बहुत ज्यादा मास के पार्टिकल उतने ही वॉल्यूम में आ जाएंगे। पहले 1 क्यूबिक मीटर में 998 kg आ रहे थे, अब 1 क्यूबिक मीटर में ज्यादा आ जाएंगे। कितने आते हैं वो समझना, ये लगभग होता है 1003 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर इतना 1000 हाथियों का बल लगाने पर इतना हुआ, जरा एक बार देखते हैं यहां पर ये चेंज कितना आया, ये 1003 होगा। कितना प्रेशर, कितना डेंसिटी में चेंज आया? अगर मैं डेंसिटी का चेंज निकालूं और अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी करूं और परसेंटेज चेंज देखूं तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ? प्लस का 5 हुआ, 1003 माइनस 998, 5 का डिफरेंस आया, और डिवाइडेड बाय अगर मैं 998 करूं इंटू 100% करूं, बताओ ये लगभग कितना आंसर आएगा? कितनी वैल्यू आएगी? 500 अपॉन 998, ये बहुत ही कम वैल्यू आएगी, मतलब नियर अबाउट आप मान लीजिए 0.57 के आसपास। ठीक है, 2.3% अगर मान लो, बहुत कम। मेरा कहने का मतलब एकदम नेग्लिजिबल चेंज आएगा। ये भी कोई चेंज है वाला? 2.3%, 1000 हाथियों का बल लगाने के बाद डेंसिटी में चेंज कितना आया? लगभग 2%, 1% के आसपास, नेग्लिजिबल। दूसरा एस्पेक्ट समझते हैं, सर हो सकता है टेम्परेचर पे उतना खास चेंज ना आ रहा हो,
सर हो सकता है कि अगर हम प्रेशर चेंज करें, मतलब ये प्रेशर हमने चेंज करा, हो सकता है सर टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा। तो अब वो समझते हैं। हम यहां पर प्रेशर को 1 atm कर देते हैं, प्रेशर कांस्टेंट लेके चलते हैं। जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोबारिक बोलते हैं, और जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो इसमें जो डेंसिटी होती है वाटर की वो बच्चों होती है 998। ये अभी हमने पढ़ा है एसटीपी कंडीशन पे। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा के 75 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो जो पार्टिकल है उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेक होंगे तो पार्टिकल की एंट्रोपी बढ़ेगी और रैंडमनेस बढ़ेगी और वो भागना चालू कर देंगे। तो अब उतने ही वॉल्यूम में कम मास आएगा, कम होता है। अब जो डेंसिटी बच्चों हो जाती है वो लगभग होती है 975 kg पर क्यूबिक मीटर। इतनी लगभग डेंसिटी यहां पर आ जाती है। 998 से सीधी कितनी आ गई, 970 के आसपास, 975 के आसपास। थोड़ा सा हमने टेम्परेचर बढ़ाया, खाली 55 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब अगर मैं इसमें डेंसिटी का चेंज देखूं अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी देखूं, ये जो चेंज है ये 2.5% के आसपास नहीं, ये लगभग आपका 0.5% के आसपास या 1% के आसपास आएगा। इस चेंज को देखते हैं तो 998 में से जब हम 975 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कुछ 23 अपॉन आएगी 998, और परसेंटेज चेंज निकालूंगा 100 करूंगा तो ये कुछ 2.3% के आसपास आएगा, जो कि अगेन बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। इससे हमें क्या समझ में आया कि हम लिक्विड के, तो वाटर का हमने एग्जांपल लिया था, आप कोई भी लिक्विड ले लो, आप कोई भी लिक्विड ले लो, अगर वहां पर हम या तो प्रेशर चेंज करें या टेम्परेचर चेंज करें, डेंसिटी में ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आना है। मैं मानता हूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो रही है, मैं मानता हूं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है प्रेशर बढ़ाने पर, बट बहुत नेग्लिजिबल चेंज है, नियर टू जीरो। इसलिए बच्चों हम लिक्विड में, अगर लिक्विड की बात है तो हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी है उसमें टेम्परेचर या प्रेशर के साथ कोई भी चेंज नहीं आता, नेग्लिजिबल चेंज आता है। आ गई बात समझ में? क्लियर, डेंसिटी में चेंज नहीं आता। अच्छा दूसरा समझना, डेंसिटी बच्चों कितना होता है, मास एंड अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं किसी भी लिक्विड के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बच्चों यहां पर समझना, मास तो हमेशा किसी का चेंज नहीं होता, मास तो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, चाहे आप कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर लगा दो। अगर डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, नेग्लिजिबल चेंज है, इसका मतलब क्या बच्चों, हम ये भी बोल सकते हैं कि हम कुछ भी कर ले, हम कितने भी हाथियों का बल लगा ले, हम कुछ भी टेम्परेचर कर दें, हम लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नहीं ला सकते। आएगा बट नेग्लिजिबल। इसका मतलब अगर लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, अगर लिक्विड की डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए जो लिक्विड है इनको कंप्रेस, इनको वॉल्यूम में चेंज नहीं कर सकते, इन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड को बच्चों क्या कहा जाता है, इसलिए लिक्विड को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, क्योंकि उनकी डेंसिटी में हम कुछ भी चेंज नहीं ला सकते। आगे बात करेंगे। अगर हम गैसेस की बात करते हैं बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं अब यहां पर, अब हम बात कर रहे हैं गैसेस की। अब गैसेस में आप देखना, हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन होती, उससे ही हम यहां पे टेम्परेचर प्रेशर की बात समझ लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या है, E बराबर mRT, ठीक है। यहां पर m क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, r क्या है, गैस कांस्टेंट, t क्या है, टेम्परेचर, v क्या है, वॉल्यूम, और p क्या है, प्रेशर। अगर सपोज मान लीजिए हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करें, मोलर कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम इंटू r इंटू टी, मोलर कंसंट्रेशन अपॉन, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, पार्टिकल्स नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल ही क्या होता है, मास, यानी ये और कुछ नहीं बल्कि ये कौन है, गैस की डेंसिटी। यहां से हमें दिख रहा है दिस इज प्रेशर, दिस इज डेंसिटी ऑफ द गैस, एंड दिस इज आर एंड दिस इज टी। तो इससे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चलूं,
टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लूं और ये गैस कांस्टेंट है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है गैस की जो डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। और वहीं पर अगर मैं यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट मान लूं, आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी का टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे प्रोपोर्शनल है बच्चों? इनवर्स रिलेशन है। समझ में आ रहा है? मतलब गैसेस में डेंसिटी डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी गैसेस में, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी किसमें? गैसेस में। मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर कि अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट, उनका जो डेंसिटी है वो फंक्शन है प्रेशर का और टेम्परेचर का। दूसरा ध्यान रखना है गैसेस के अंदर कि गैसेस में जो डेंसिटी है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, और गैसेस में जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगला इसमें ध्यान रखना है कि चूंकि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, गैस का जो मास है वो तो कांस्टेंट है, अगर डेंसिटी में हम चेंज ला पा रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हम गैसेस के वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गैस को, बहुत ज्यादा मास की गैस को, बहुत वॉल्यूम की गैस को छोटे से वॉल्यूम में भी लाया जा सकता है। इसका मतलब हमारी जो गैसेस हैं वो कैसी हैं? देयरफॉर गैसेस आर कंप्रेसिबल। ऐसे फ्लूइड्स हैं, ऐसे द्रव हैं जिन्हें कंप्रेस किया जा सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। सो गैसेस आर द कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। इतना समझ में आया है? यहां तक क्लियर है? और एक और बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास एक हॉट गैस है, क्या है हमारे पास? हॉट गैस है, और एक हमारे पास कोल्ड गैस है। एक कोल्ड गैस है हमारे पास और एक हमारे पास हॉट गैस है, पैकेट ऑफ हॉट गैस एंड पैकेट ऑफ कोल्ड गैस। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो कोल्ड गैस का टेम्परेचर कम होगा और हॉट गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर से डेंसिटी का संबंध उल्टा है, इसलिए जो हॉट गैस की डेंसिटी है वो कम होगी और कोल्ड गैस की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो भारी होती है और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्की होती है। इसलिए कोल्ड गैस जो होगी वो आपकी हेवियर होगी और इसलिए वो हमेशा नीचे की तरफ बैठी होती है एटमॉस्फेयर में, और हॉट गैस लाइटर होती है इसलिए वो हमेशा एटमॉस्फेयर में ऊपर और ऊपर और ऊपर की तरफ उठती चली जाएगी। तो हमने डेंसिटी समझा, सिंबल समझा, यूनिट समझी, डेंसिटी की यूनिट कन्वर्जन समझा, वाटर की डेंसिटी समझी, लिक्विड्स में डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रेशर टेम्परेचर का, और गैसेस में। एक बात यह भी ध्यान रखना, अगर आपको कुछ नहीं मेंशन है कि लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, आपसे सिर्फ फ्लूइड कहा जाए, तो आप ये ध्यान रखना कि जो डेंसिटी है, जो गैसेस का रिलेशन हमने पढ़ा वही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लिक्विड में भी चेंजेस तो आए बट बहुत कम आए, हम उसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, लिक्विड गैस, सिर्फ फ्लूइड बोला है, तो हम यही बोलेंगे कोई भी हमारे पास फ्लूइड की बात करें, डेंसिटी जो फ्लूइड की है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल और डेंसिटी जो फ्लूइड की है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये किसी भी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो लिक्विड में हम बोलेंगे डजंट अफेक्ट और गैसेस में हम यही रिलेशन लगाएंगे। आगे बात समझ में? सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस, विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक क्वेश्चन आता है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस जो है वो फ्लोट क्यों करता है वाटर में, या आइस की डेंसिटी कितनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। जो आइस की डेंसिटी है बच्चों ध्यान रखना, आइस की डेंसिटी होती है 990 पर क्यूबिक मीटर। कितनी होती है आइस की डेंसिटी? 990 kg पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी होती है। और वहीं पर वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी होती है? 998 होती है। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से
ज्यादा होती है, कम होती है, आइस की कम होती है। तो वाटर बच्चों क्या हो गया, वाटर हेवियर हो गया और आइस क्या हो गया, लाइटर हो गया। इसलिए जब भी हम बर्फ पानी में डालेंगे, पानी भारी है वो नीचे रहेगा, बर्फ हल्की है वो ऊपर रहेगी। इतना क्लियर है? ठीक है। अगला यहां पर जो हमारे पास एक क्वेश्चन था कि जो हमारे पास पानी है उसकी जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों मैक्सिमम होती है, इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जो पानी है उसका जो अरेंजमेंट है, वाटर का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, वो इन जनरल टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है बच्चों? टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट होता है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस प्रकार से इसमें आपस में कनेक्टेड होते हैं। ऐसा अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट। किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो यहां पर होती है यहां पर होती है लगभग 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, नियर अबाउट। क्लियर? 1003 के पर नियर अबाउट 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। अब क्या होता है, अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से पानी के अंदर इसका टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, इसकी मैक्सिमम डेंसिटी हमें यहां देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप जानते हैं जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल के वो ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक होंगे तो वो धीरे धीरे वेपर फेज में जाने लगेंगे, और ऐसे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब उसी वॉल्यूम में कम पार्टिकल आ पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी और कुछ कम हो जाएगी, और लगभग आप ये मान लो 998 kg पर क्यूबिक मीटर के आसपास देखने को मिलेगी। तो पहले 1000 थी, 1003 थी, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी। उल्टा बात करते हैं। अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है इसको अगर हम डिक्रीज करें, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर तो पार्टिकल पास पास में आएंगे, तो अब कम वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल आ जाएंगे, तो अब तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ऐसा बाकी सब लिक्विड में होता है। ये सिर्फ एक्सेप्शन केस जो है बच्चों, ये भगवान का वरदान है पानी को, ये सिर्फ एक्सेप्शन केस वाटर में देखने को मिलता है। जब तक इसका टेम्परेचर 4 डिग्री है या उसके बाद कैसा भी है, इसका टेट्राहेड्रॉन अरेंजमेंट होता है। बट जैसे ही बच्चों इसमें टेम्परेचर कम करते हैं, ये अपना रंग बदलता है और एक नया अरेंजमेंट बनाता है और एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाना चालू कर देता है। वाटर मॉलिक्यूल, इसकी स्पेशल पिक्यूलर प्रॉपर्टी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में ही होता है, वो एक नया अरेंजमेंट बनाता है। अब होता क्या है, जब हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट होता है इसका वॉल्यूम बड़ा होता है, मतलब एक जो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल जो है वाटर का, वो एक छोटे से साइज में था पहले, और इधर जैसे ही हमने करा तो ये हेक्सागोनल टाइप का अरेंजमेंट बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल। हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो होता है बच्चों, इसका जो वॉल्यूम साइज है, वही क्रिस्टल जो इतना सा क्रिस्टल है, वो क्रिस्टल अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब उसमें क्या हुआ कि समझना कि यहां पर जैसे हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर के अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल आ गए, लगभग हमारे पास 1000 kg पार्टिकल आ गए। जब कौन सा अरेंजमेंट था, जब टेट्राहेड्रॉन था। टेट्राहेड्रॉन एक क्रिस्टल का वॉल्यूम कम होता है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल आ गए। जैसे ही टेम्परेचर कम करा, अब वो नया अरेंजमेंट बनाएगा। कौन सा बनाएगा? हेक्सागोनल। तो बच्चों अब क्या होगा, अब अगर मैं 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम लूंगा तो अब उसमें जो पार्टिकल थे वो उनका स्पेस बढ़ा, स्पेस बढ़ा तो अब उतने पार्टिकल नहीं आ पाएंगे, अब थोड़े कम पार्टिकल आ पाएंगे। पहले ज्यादा आ गए थे, पहले 1000, क्योंकि वहां पर छोटा स्पेस लगता है क्रिस्टल को। अब नया अरेंजमेंट है, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो अब कम पार्टिकल आए। तो अब कितने पार्टिकल आए? अब लगभग 990 kg के आसपास पार्टिकल आएंगे। जगह उतनी है, पर वो जो 1000 kg के पार्टिकल थे वो अब थोड़े से स्पेस फैलेगी, तो वो 1000 जो पार्टिकल थे वो थोड़े से बाहर भी निकल जाएंगे। तो अब उतने 1 क्यूबिक मीटर में कम ही आ पाएंगे, क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए उसको। अब जब वो कम आ पाएंगे तो अब वापस से अगर हम देखें तो इसलिए आइस की जो डेंसिटी होती है, जो कि 4 डिग्री से कम पर आइस बनेगा, बर्फ बनेगा, तो वो 990 kg पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से होती है। यानी हमें वाटर में यह देखने को मिला कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, और साथ में अगर टेम्परेचर कम करें तब भी हमारी डेंसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
क्योंकि अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। इसलिए मैक्सिमम डेंसिटी वाटर में हमें कहां देखने को मिली, 4 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिली। तो ये क्वेश्चन आता है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहां होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी होती है, 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। कम करेंगे तो भी कम हो जाएगी, बढ़ेंगे तो भी। ये सिर्फ वाटर में होता है, बाकी लिक्विड्स में नहीं। बाकी लिक्विड का सिंपल सा खेल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी कम होगी, कम करोगे बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाओगे बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे कम होगी। बट लिक्विड में बहुत नेग्लिजिबल चेंज आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सिर्फ वाटर, सिर्फ जो गैसेस हैं उन्हीं में डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर का फंक्शन है। मतलब लिक्विड के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड्स को इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स बोलते हैं, और गैसेस में कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कंप्रेसिबल फ्लूइड्स कहा जाता है। सो आई होप कि ये मैंने पूरा आपको डेंसिटी के बारे में बताया। हमारी जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वेट, ग्रेविटी, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर आप और भी सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ रिकॉर्डेड या लाइव कोर्सेज के अंदर, तो यहां पर सार्थक बैच अवेलेबल है, जिसमें फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों। और अगर आप सभी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो विजय बैच आपके लिए बहुत एक बेनिफिशियल ऑप्शन है, जिसमें भी साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो एक नॉन टेक्निकल महापेक का सब्जेक्ट है, जिसमें डिफरेंट नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड अलॉन्ग विथ देयर प्रॉपर पीडीएफ एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आप एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज के लिए सर्च आउट कर रहे हैं और ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, तो एसी एप्लीकेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये रीजनिंग के लिए टेस्ट सीरीज है, ये हमारे पास जनरल अवेयरनेस के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और साथ में अगर आपको पैकेज वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी यहां पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज का जो हमारा सेशन है उसका पीडीएफ आपको एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, ठीक शाम को 5:30 बजे। टिल देन गुड बाय।